हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस क्लास में हम प्रतिदिन की तरह क्या पढ़ते हैं, क्लास 12 वालों के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कक्षा 12 वालों की रसायन विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए एक बार जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं, इस इवेंट को देख रहे हैं, वो इस सेशन को लाइक करेंगे, सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे और जितने साथी आज हमसे नए जुड़ रहे हैं, पहली बार जितने साथी जुड़ रहे हैं, हाँ जितने साथी आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ठीक, तो चलिए आइए हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम इससे पिछली वाली लेक्चर में थोड़ा सा जाएंगे ताकि ये हमें पता चल सके कि हमने पिछली वाली लेक्चर में क्या पढ़ा था, उससे थोड़ा सा हम रिलेट करते हुए आगे की तरफ आएंगे। ठीक, तो अगर हम पिछले वाले लेक्चर की बात करें तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, हिमांक हिमांक का अवनमन अवनमन हमने पढ़ लिया था ना। हिमांक का अवनमन शायद दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है ना, दिख नहीं रहा, अच्छा ठीक, थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं, हिमांक का अवनमन। अब दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं अब तो शायद दिख रहा होगा ना। हाँ ठीक है, तो क्या है, हिमांक का अवनमन अब दिख रहा है ना। चलिए देखिए, हिमांक में अवनमन में हमने क्या देखा था कि हिमांक मतलब होता है जमने का तापमान, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना। जैसे हमने क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा था, यानी बोलिंग पॉइंट का उन्नयन पढ़ा था। अब हम क्या पढ़े थे इसमें सेकंड वाले में, हिमांक का अवनमन, यानी अवनमन मतलब होता है कमी होना और हिमांक मतलब होता है फ्रीजिंग, यानी जमने की दर, जिस दर पर कोई भी वस्तु जम जाए या बर्फ बन जाए उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। इन सब चीजों को हमने देख लिया था। ठीक, अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है या सेकंड लास्ट आप कह सकते हो, वो क्या है, प्रसरण। क्या है, प्रसरण। हम आते हैं अपने प्रसरण टॉपिक पर। ठीक, अगर हम प्रसरण की बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे अपने यहाँ थोड़ा सा हम बात करेंगे अपने वातावरण इन्वायरमेंटल की। जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है ना, हमारे यहाँ मानसून आ गया, तो जब बारिश होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बारिश होती है, जहां ज्यादा तेज गर्मी पड़ती है, जहां ज्यादा गर्म एरिया होता है, उस तरफ बारिश आती है, उस तरफ बारिश अधिक होती है, या हम कह सकते हैं उस तरफ बारिश अधिक होती है। कहने का मतलब जहां निम्न ताप होगा, निम्न ताप होगा, यहां पर वर्षा जो होगी अधिक होती, बारिश अधिक होती। और ये अधिक होने का कारण ये है कि हमेशा जो बादल चलते हैं वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलते हैं। कहने का मतलब उच्च ताप से हमेशा निम्न ताप की ओर चलते हैं। जैसे आप लोगों ने झरना देखा होगा, झरना क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है ना। झरना क्या होता है, अगर हम झरने की बात करें तो ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। ऐसा होता है ना कि जो झरना होता है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। या हम कह सके कि कोई व्यक्ति उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ जाता है ना। जैसे अब आप अपने आदमियों के या व्यक्तियों के सर्कल में देखिए, तो जो बड़ा आदमी होता है वो छोटे आदमी को दान करता है, बड़ा आदमी बड़े आदमी को थोड़ी ना दान करेगा, वो छोटे आदमी को दान करता है ना। उसी तरह जो इसमें होता है कि झरना क्या होता है, ऊपर से नीचे गिरता है। तापमान हमारा जो होता है, बारिश जो होती है उच्च से निम्न की ओर चलती है ना। ये सब देखे थे। इसमें क्या हो रहा था कि हर वस्तु जो होती है, हर वस्तु ऊपर से नीचे जाती है, निम्न ताप से सॉरी उच्च ताप से निम्न ताप पर जाती है। कहने का मतलब हर वस्तु जो होती है, हर वस्तु उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। इसको अभी हम बताएंगे कि इसको हम बता क्यों रहे हैं, इसका भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, उसके बाद आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, कि हर वस्तु उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्यों जाती है ना। अब देखिए, इसको समझने के लिए तो आप समझ गए कि हर चीज जो होती है ऊपर से नीचे गिरती है, निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ जाता है ना। झरना ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, हमेशा ऐसा होता है। ये वैश्विक है, इंडिविजुअल है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए
प्रासरण जो है इसको समझने से पहले हम आते हैं, हमारे पास एक विसरण नामक टॉपिक होता है। क्या होता है? विसरण नामक शब्द होता है। हम थोड़ा विसरण पे जो है चर्चा करते हैं, उसके बाद हम प्रासरण की चर्चा बड़ी आसानी से, प्रासरण हमें समझ में आ जाएगा। ठीक, क्या करें, हाँ थोड़ा हम प्रसरण विसरण के बारे में जान लेते हैं। ठीक, क्या देखेंगे? विसरण। विसरण क्या होता है? अगर इसके हम परिभाषा की बात करें, देखिए विसरण से हमें क्या पता चलेगा, प्रसरण को हम बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक, विसरण से क्या होगा, प्रसरण को हम बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक, जैसे क्या है, विसरण में क्या होता है, जो पदार्थ के कण होते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न की सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। गमन मिस होता है जाना। ठीक, तो इसको हम देखते हैं कि गमन कैसे करते हैं या गमन करना क्या होता है। ठीक, देखिए जो पदार्थ का होता है, जो पदार्थ पदार्थ के कण, देखिए पदार्थ के कण उच्च सांद्रता से, विसरण में क्या है, पदार्थ के कण उच्च सांद्रता से या पदार्थों के कणों का या पदार्थ के कण उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से, यहां तक तो दिख रहा होगा, सांद्रता से निम्न सांद्रता सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। ठीक, कहलाता है। ठीक, क्या है, पदार्थ के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। इस बात को समझ रहे हैं आप कि विसरण क्या होता है, पदार्थ के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण करते हैं। ठीक, विसरण करते हैं जिसे हम क्या यानी गमन करते हैं। गमन करना मतलब होता है जाना। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहलाता है या विसरण कहते हैं। ठीक, अगर इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करें, एक ग्राफ में यहां दिख रहा है, यहां तक दिख रहा होगा ना, यहां तक तो दिख ही रहा होगा। अच्छा, देखिए यहां तक तो दिख रहा होगा। ठीक, एक बीकर में हम क्या करते हैं, ऐसे बीकर लेते हैं। ठीक, ऐसे इस बीकर को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इस बीकर को क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। अब इस बीकर को ऐसे दो पार्टों में बांट देते हैं, ऐसे ऐसे बांट देते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे पास एक पहला कमरा हो गया और ये सेकेंड, ये क्या है, कमरा। कमरा है या डिब्बा है, कुछ भी मान लीजिए, आप मान सकते हैं कि ये कमरा है या जो है डिब्बा है। ठीक, अब देखिए इसको जब हमने दो पार्टों में बांटा है तो इसमें बीच में कुछ छिद्र हैं, होल टाइप, ऐसे क्या है, होल टाइप, हम इसमें छिद्र कर देते हैं, होल कर देते हैं। ठीक, देखिए ये होल क्या करेगा, इसका भी हम बताते हैं, ये क्या है, अगर इसकी हम चर्चा करें तो ये क्या है, होल। ठीक, क्या है, होल है या छिद्र जिसे बोलते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई कि हमने एक बीकर लिया है, उसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है, बीच में हमने क्या किया है, छिद्र करके होल कर दिए हैं कमरा टाइप से। ठीक, अब इसमें क्या रखेंगे हम, विलयन। और विलयन किसका बनाएंगे, नमक और पानी का। किसका, नमक और पानी का। इसमें मान लीजिए नमक है, नमक की जो मात्रा है इसमें हम क्या लेते हैं, मान लीजिए 40% लेते हैं। 40% इसमें नमक क्या है, 40% इसमें क्या है, नमक है। और इसमें जो है, इसमें हम क्या करते हैं, नमक को 60% कर देते हैं। ठीक, नमक को क्या करते हैं, 60% कर देते हैं। पानी का मात्रा इसमें क्या करते हैं हम, पानी इसमें 60% कर देते हैं और इसमें पानी क्या कर देते हैं हम, 40%। यहां तक बात समझ में आई कि पानी को हमने क्या किया है। ठीक, एक सेकेंड की, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 20% नमक लेते हैं, क्योंकि एक बीकर में 100% ही सम्मान होगा ना, 100% ही पदार्थ होगा।
और 80% इसमें हम पानी ले लेते हैं। 80 20 100% हो गया। इसमें हमने 60% नमक लिया है और पानी को हमने 40% लिया है। पानी को हमने क्या कर दिया है, 40% लिया है, या मान लीजिए हम नमक को 40% कर देते हैं, वो अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब देखिए, जैसे इसमें देखिए नमक 60% है, इसमें 40% है, इसमें पानी 80% है और इसमें 40% है। अब देखिए ये छिद्र क्या करते हैं, ये जो इसमें छिद्र है, ये जो छिद्र है इसमें, ये क्या करेंगे, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर विलयन को ले जाएंगे। पदार्थ जो इसमें है, क्योंकि हमने देखा ना कि हर वस्तु उच्च से निम्न की ओर जाती है, तो इसमें नमक देखिए, नमक इसमें 60% है और इसमें सिर्फ 20% है। तो नमक क्या करेगा, इस होल से होते हुए इधर आएगा। इधर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इधर जो है नमक की मात्रा कम है, यानी निम्न है, और इधर जो है नमक की मात्रा अधिक है। तो कहने का मतलब, जो कमरे में जो नमक का गमन होगा, नमक जो इधर से उधर जाएगा, वो 2 वाले कमरे से 1 की तरफ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई कि हम निम्न से निम्न ताप की तरफ क्यों जा रहे थे। हर वस्तु उच्च ताप से निम्न ताप क्यों जा रही है, इस बात को समझ गए कि हर वस्तु इसीलिए जा रही थी क्यों, विसरण में क्या होता है कि जो उच्च वाली अवस्था होती है वो निम्न की तरफ जाती है, यानी उच्च पदार्थ निम्न पदार्थ की तरफ जाता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। हाँ देखिए, ये क्या करेगा, 60% से ये 20% की तरफ जाएगा, जाएगा ना, इस छेद के माध्यम से जाएगा। अगर हम पानी की बात करें तो रही नमक की बात, किसकी बात रही, नमक की बात रही। अगर हम पानी की बात करें तो पानी क्या होगा, पानी 1 कमरे से लेकर 2 कमरे की तरफ जाएगी, 1 कमरे से 2 की तरफ जाएगा। अगर हम इसमें बात करें, ये क्या होगा, 80% से 40% की तरफ जाएगा, जाएगा ना, 40% से, सॉरी 80% से 40% की तरफ ही जाएगा। ये बात समझ में कि विसरण क्या कर रहा है, वो जो उच्च ताप होता है, यानी जो सांद्रता होती है, उच्च सांद्रता यहाँ पर जो है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। और यहाँ उच्च सांद्रता किसकी है, अगर नमक की बात करें तो कमरा बी में क्या है, या कमरा 2 में क्या है, सांद्रता उच्च है नमक की। ये सांद्रता उच्च से निम्न यानी 2 से 1 की तरफ जाएगी। अगर पानी की बात करें तो 1 से 2 की तरफ आएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो अब हम आते हैं आगे, विलयन में देखते हैं अपने क्या करते हैं, परासरण पे आते हैं। ठीक, देखिए ये बात समझ में, अगर यहीं पर देखिए, अब हम आते हैं प्रासरण पे। अब हम आते हैं, ये तो रहा विसरण, विसरण समझ गए ना। अब प्रासरण पे आते हैं। अगर हम प्रसरण की बात करें, प्रसरण में क्या होता है, इसी तरह मान लीजिए हम भी कर लेते हैं ऐसे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो बीच में होल होगा, ये जो होल होगा ये बहुत छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा होगा, और जो छोटा सा होगा पारगम्य झिल्ली के द्वारा होगा। आपने सुना होगा 10th क्लास में या 9th क्लास में कि जो प्रासरण होता है वो एक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है। इस बात को आपने सुना होगा कि जो प्रासरण होता है वो एक पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह के कारण होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। और जो अर्ध पारगम्य झिल्ली की हम बात करें वो यहां पर यूज होती है, अर्ध पारगम्य पारगम्य झिल्ली। ठीक, इस बात को समझ गए, अर्ध पारगम्य झिल्ली हमने यहां पर लगाया है। और यहां पर नमक की बात करें तो नमक यहां पर 20% है, इसमें लिए थे हम 20% ना। अगर हम पानी की बात करें तो पानी क्या है यहाँ पर 80%। इसमें अगर हम नमक की बात करें तो नमक क्या है, क्या कहते हैं, नमक 40% या 60% ले लेते हैं, नमक 60%, पानी जो है, पानी कितना है 40%। ठीक,
इस बात को समझ गए कि पानी कितना है 40%, नमक क्या है, नमक की बात करें तो 60%। ये जो होते हैं ये छोटे छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छिद्र, छिद्र में होल होते हैं, होल होते हैं, छोटे छिद्र होते हैं। यहां तक दिख रहा है, यहां दिख रहा है ना, ये क्या होते हैं, छोटे छिद्र होते हैं। ठीक, अगर हम इसमें की बात करें तो देखिए ये जो पारगम्य झिल्ली होती है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होती है, ये छोटे बहुत छोटे छोटे जो कण होते हैं उनका ही इधर से उधर पार करते हैं। इससे बात करें तो जो नमक के कण होंगे, नमक के कण ये इतनी पतली पन्नी होती है, जो झिल्ली होती है इतनी पतली होती है कि उससे बहुत छोटे से छोटे कण भी पार होते हैं। तो इसमें अगर कण पार करने की बात करें तो नमक के जो कण होते हैं, नमक के कण पार नहीं होंगे, नमक के कण पार नहीं होंगे क्योंकि अर्ध पारगम्य झिल्ली है, नमक पार नहीं कर पाएगा। पानी के जो कण होते हैं, पानी यहाँ पर 80% है, फुचूक से निकल जाएगा इस टाइप, इस छोटे छोटे कण जो होते हैं फुचूक सा निकल जाएंगे। किस साइड निकल जाएंगे, इस साइड से इस साइड निकल जाएंगे। क्या करेंगे, इस साइड से इस साइड निकल जाएंगे, यानी पानी के जो कण होंगे, पानी के कण पार हो जाएंगे, कण पार होंगे, सिर्फ पानी के कण ही पार होंगे। ठीक, इस बात को समझ गए कि जो प्रसरण होता है वो बहुत छोटे से छोटे कण को ही पार करता है। अगर नमक की बात करें तो नमक के कण को पार नहीं कर पाएगा, सिर्फ वो पानी के कण को ही पार करेगा, जो विलयन है वही इधर से उधर उच्च ताप से निम्न ताप यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई, इसको नोट करिए। फिर उसके बाद आगे हम बताते हैं प्रसरण दाब की परिभाषा और उसके बाद हम प्रासरण दाब देखते हैं। ठीक, नोट करिए इसको। ठीक, चले हटाएं, चलिए हम इसको विसरण को हटाते हैं, विसरण को हटाते हैं, सब लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए आप लोग इस क्लास में आया करिए तो पहली प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता ये है कि आप लोग पेन कापी लेकर जरूर बैठेंगे, पेन कापी लेकर जरूर बैठेंगे, ये आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए इस क्लास में आने से पहले। क्योंकि जो कुछ भी बताया जाता है आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ, तो बड़ी आसानी होगी आपको रिवाइज करने में। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम प्रासरण दाब की परिभाषा की अगर हम बात करें, परिभाषा, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो देखिए प्रासरण क्या होता है, विसरण की तरह प्रासरण भी होता है, यानी एक प्रकार का प्रासरण विसरण ही होता है। प्रासरण क्या है, एक प्रकार का प्रासरण विसरण होता है या विसरण है, विसरण है, क्या है, एक प्रकार का प्रसरण जो है वो विसरण है। विसरण इसलिए है क्योंकि ये भी कणों को आपस में उच्च ताप से निम्न ताप यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहा है। ठीक, पर विसरण है जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, झिल्ली की सहायता से उस विलयन में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है, की ओर गमन करता है। क्या करता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन करता है या गमन कराता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं, जो कि हमने इसमें देखा था।
और बचपन में भी हमने देखा है कि जो 8 9वीं 8वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं साइंस में, उसमें भी अर्धपारगम्य झिल्ली है और प्रासरण दाब के ही उद्देश्य से दिया गया है। ठीक, तो ये रहा अर्धपारगम प्रासरण दाब, यानी प्रासरण की बात करें ये रहा। अब हम आगे देखते हैं प्रासरण दाब। ठीक, इसको नोट करिए, उसके बाद हम देखते हैं प्रासरण दाब। ठीक, हटाएं हटाएं इसको, हटाएं। अब देखते हैं प्रासरण दाब। ठीक, प्रासरण दाब क्या है, इसको हटा रहे हैं। ठीक, ये समझ में आ गया है। देखिए क्या होता है, जो एक बार फिर से बता रहे हैं, जो प्रासरण होता है इसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है बीच में, जो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे छिद्र क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे कण जिनके होंगे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करा देते हैं, गमन करते हैं। ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करते हैं। वो किनके द्वारा होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होता। ठीक, इसकी परिभाषा है, एक प्रकार का प्रासरण विसरण है जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलयन में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है या गमन कराता है। ठीक, चलिए हटाएं इसको, चलिए हटा रहे हैं। ठीक, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या है, प्रासरण दाब। हम बात करने वाले हैं प्रासरण दाब की। ठीक, किसकी बात करने वाले हैं, प्रासरण दाब, प्रासरण प्रासरण दाब। ठीक, देखिए प्रासरण दाब में क्या होता है, पहले हम इसको थोड़ा फिगर से जान लेते हैं कि प्रासरण दाब है क्या। ठीक, देखिए अभी तक हमने एक ऐसे फिगर बनाया था, ऐसे सेम ऐसा फिगर था, ऐसे फिगर था। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक, देखिए अब क्या हो रहा है, ये जो है इसमें एक बिलियन, क्या है, बिलियन। यहां तक बात समझ में आई कि इसमें क्या है, एक बिलियन है। ठीक, अब देखिए यहां पर एक झिल्ली लगी, एक झिल्ली लगी जिसमें बहुत छोटे छोटे कण, ये क्या है, अर्धपारगम्य पारगम्य झिल्ली। ठीक, अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करती है, जो इसमें विलयन होता है, विलयन हमेशा विलेय और विलायक से बनता है। क्या बनता है, विलयन जो होता है विलेय और विलायक से बनता है। मान लीजिए इसमें जो विलयन है, विलयन है, मान लीजिए विलेय है प्लस पानी। ठीक, इस बॉक्स में जो विलयन है वो विलेय है प्लस में पानी। यहां तक बात समझ में आई कि जो विलयन होता है विलय के साथ पानी होता है। ठीक, पानी या जल कुछ भी बोल लें, जी हाँ, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए इसमें विलेय है और पानी भी है। क्या है, विलेय है, पानी है। एक सेकेंड, जो विलयन होता है इसमें मान लीजिए 100% पानी ही, इसमें जल है, जल या पानी, पानी जल एक ही होता है, इसमें 100% पानी है और इसमें विलेय और पानी दोनों है। अब देखिए ये क्या करते हैं, ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है इनसे जल क्या करेगा, इधर आएगा, ऐसे फुचूक सा ऐसे क्या होगा, पानी जो है इधर ट्रांसफर होगा, क्योंकि उस साइड क्या है, 100% पानी है। तो जो इसमें गमन होगा, जो इसमें गमन होगा वो किस साइड होगा, ये 2 वाला कमरा है, ये 1 वाला है,
तो ये 2 से 1 की तरफ जाएगा, 2 से 1 की तरफ जाएगा, जाएगा ना। जो विलायक है, जो विलेय है, ये क्या करेगा, विलायक इसमें पानी है, विलायक, सॉरी यार, विलायक, जो विलायक है वो पानी है, ठीक। अब इसमें जो पानी इधर से इधर आएगा, पारगम में अर्ध पारगम झिल्ली की सहायता से जो पानी, हाँ अरे सॉरी, थोड़ा सा यार मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए आप लोग घबराइए नहीं, हम भी यार पढ़ाते ही रहते हैं, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो उसको हमें ध्यान में रहता है। या कि ज्यादा अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में अपने डाउट छोड़ दीजिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक। बाकी हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक, हम आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक। देखिए, अर्ध पारगम झिल्ली जो होती है उसके सहायता से पानी बड़े प्रेशर से इधर आता है, क्योंकि जो अर्ध पारगम झिल्ली होती है उसके जो कण होते हैं, बहुत छोटे कण ही पार हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कण, बहुत छोटे कण को ही क्या करेगा, बहुत छोटे कण को ही पार करेगा। अब देखिए, यहीं पर जब पार हो रहा था तब हम यहीं पर एक पिस्टन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, एक पिस्टन। पिस्टन आप लोगों ने देखा होगा कि जिससे हम क्या करते हैं, हवा भरते हैं ना, पंच साइकिल में क्या करते हैं, हवा भरते हैं, कि यहाँ पर एक पिस्टन लगा देते हैं। अब पिस्टन जो होता है वो अंदर की तरफ वायु का ये प्रेशर से क्या करता है, हवा जो है इस साइड डालता है, यानी दाब लगाता है। पी जो है, इधर से पिस्टन जो है हवा की दाब लगाता है इस बॉक्स में, इस बॉक्स में पिस्टन क्या करेगा, हवा की दाब लगाएगा, और दाब किस तरफ, अंदर की तरफ। यहां से हवा जो है अंदर की तरफ जाएगी, अंदर जाएगी, जब अंदर जाएगी तो इधर प्रेशर बढ़ेगा, दाब लगेगा, और जब दाब लगेगा तो जो छिद्र से जो इधर पानी आ रहे हैं इनका क्या करेगा, विरोध करेगा, यानी जो पानी आ रहा है इस पानी का विरोध करेगा, विरोध करेगा, ठीक। विरोध कौन करेगा, ये जो पिस्टन लगाया गया, ये हवा जब इसमें आएगी तो इसको टकराव से इसे वापस भेजेगी, इसको इधर आने नहीं देगी। कहने का मतलब ये है कि पानी को जो दाब होगा, प्रेशर होगा, वो जल के आवागमन को रोकेगा, जल के आवागमन, जल के आवागमन गमन को क्या करेगा, प्रेशर क्या करेगा, रोकेगा। इस बात को समझ गए कि जो पिस्टन लग रहा है ये जल के आवागमन को रोकता है, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रासरण दाब। क्या कहते हैं, प्रासरण दाब। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो 2 लाइन में आप परिभाषा लिख सकते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, ये जो है, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ज्यादा लंबी है नहीं, क्योंकि आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो परिभाषा आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक। लिख सकते हैं कि जो दाब होता है, जो प्रासरण दाब होता है, या वह दाब होता है जो अर्धपारगम झिल्ली से क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली से होने वाले प्रासरण को रोक देता है। जो प्रासरण दाब होता है अर्धपारगम झिल्ली से होने वाले प्रासरण दाब को क्या करता है, रोक देता है, ठीक। रोक देता है या रोक दे, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। तो इसको हम लिखते हैं, वह दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से होने वाले क्या है, अर्धपारगम झिल्ली से होने वाले प्रासरण दाब को क्या करे, या प्रासरण को रोक दे, प्रासरण को रोक दे, उसे प्रासरण दाब कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। यहां तक दिख रहा है ना, यहां तक तो दिख रहा होगा। अरे थोड़ा तुलसा हो जाता है, कोई बात नहीं, आप अपने नोट्स कॉपी में सीधा लिख लीजिएगा कि परिभाषा क्या है प्रसरण दाब की, वह दाब जो अर्धपारगम झिल्ली से होने वाले प्रसरण को रोक दे, उसे क्या कहते हैं हम, प्रसरण दाब कहते हैं।
ये जो झिल्ली होती है ना, बीच में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यहाँ पर जो लगे हैं, इसकी बात करें, जो यहाँ पर झिल्ली है, इसको क्या कर रहा है, ये जो हवा आ रही है ये रोक रहा। पानी जो इधर से आ रहा है, इधर से पानी जो आ रहा है, इधर से वायु जो आ रही है, दाब जो आ रहा है, उसे रोक रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रासरण दाब। और प्रासरण दाब लग कैसे रहा है, पिस्टन के माध्यम से, पिस्टन के द्वारा इसे हम इसमें हवा डालने का कार्य कर रहे हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? एक बार और, अच्छा एक बार और बताएं। अच्छा ठीक, बता रहे हैं। देखिए देखिए, सिंपल सी बात है कि हम क्या देख रहे हैं, प्रासरण दाब। अच्छा, प्रासरण ऐसे लिख लो भाई, बस। प्रासरण ठीक है। प्रसरण दाब जो होता है, ये क्या होता है, विसरण पर ही काम करता है, प्रसरण पर ही काम करता है। प्रसरण क्या होता है कि अर्ध पारगम झिल्ली से जो सांद्रता होती है, उच्च सांद्रता की निम्न सांद्रता की ओर जो गमन होता है, जो गमन करता है, उसी को क्या करता है, प्रसरण दाब रोक देता है। उसको इधर आने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इधर से ये दाब लगा रहा है। ठीक, ये जो दाब लगा रहा है, दाब लगने का मुख्य कारण है कि वो प्रसरण को क्या कर रहा है, रोक रहा है। प्रासरण दाब क्या करता है, होने वाले प्रासरण को रोक देता है, प्रासरण दाब लगाता है। ठीक, और इसकी परिभाषा की बात करें तो वह दाब जो अर्ध पारगम झिल्ली से होने वाले प्रासरण को रोक दे, उसे प्रासरण दाब कहते हैं। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करिए तुरंत। चलिए चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से इसे नोट किया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। ठीक, तो चलिए अब आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। क्या करते हैं, हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को इसी तरह रूटीन की तरह जारी रखिएगा। बड़ी शिद्दत से पढ़िए, लगन से पढ़िए। ठीक, और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेबस सही टाइम पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जितने साथी आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, वो क्या करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन